अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ मोहम्मद इमरान एंड हेयर आई एम टू टीच यू फिज़िक्स क्लास फर्स्ट ईयर। आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 3 से एक टॉपिक करेंगे। इस टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है। इससे पहले ये जो लीनियर मोमेंटम की कंजर्वेशन होती है, ये होती है हमारे पास किसी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। तो पहले हम देखते हैं आइसोलेटेड सिस्टम क्या है। आइसोलेटेड सिस्टम, जैसा कि नाम से भी ज़ाहिर है, आइसोलेटेड का मतलब अलग। ये एक अलग सिस्टम होगा, एक ऐसा सिस्टम जिस पे कोई बाहर से फोर्स एग्जर्ट ना हो, ऐसे सिस्टम को कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। इसकी डेफिनेशन क्या है? अ सिस्टम on which no agency exerts any external force is called isolated system. Isolated system एक ऐसा सिस्टम है जिस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, कोई ऐसी एजेंसी ना हो जो उस पे एक्सटर्नल कोई फोर्स एग्जर्ट करे। इस सिस्टम को कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। सपोज हमारे पास भी कोई कंटेनर है, उसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स फील्ड है। अब ये मॉलिक्यूल्स इस कंटेनर के अंदर एक दूसरे के ऊपर तो फोर्स एग्जर्ट करेंगे और इस कंटेनर के वॉल्स के ऊपर भी एग्जर्ट करेंगे। मतलब इसके मोमेंटम में अंदर तो है जो है वो चेंज आएगा, लेकिन इसके ऊपर एक्सटर्नल कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा। एक ऐसा सिस्टम जिस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे उसको कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। जिसकी एग्जांपल मैंने दी है कि कोई गैस मॉलिक्यूल्स है किसी एक कंटेनर के अंदर जो फील्ड है उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करते। ये हमारे पास क्या है? कोई आइसोलेटेड सिस्टम है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की अगर बात करें हम, ये कहता है जो लीनियर मोमेंटम है किसी आइसोलेटेड सिस्टम का, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। द लीनियर मोमेंटम ऑफ an isolated system, the linear momentum of an isolated system always remain constant। कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है उसका जो लीनियर मोमेंटम होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसके एक्सप्लेनेशन के लिए हम क्या करते हैं, कोई दो बॉल हम कंसीडर करते हैं। एक्सप्लेनेशन, सपोज हमारे पास कोई दो हार्ड बॉल है। एक ही डायरेक्शन में वो मूव कर रही हैं। इसका जो मास है m1 है, ये है m2, और इसकी जो वेलोसिटी है सपोज वो है v1, ये है v2। लेकिन ये दोनों एक ही सिमत में इस तरह से मूव कर रही हैं, एक ही लाइन में ये मूव कर रही हैं। ये जो v1 है ये ग्रेटर दैन v2 है। इसकी वेलोसिटी से ज़्यादा है। जब इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो किसी टाइम में जाके ये क्या करेगा, इसके साथ कोलाइड करेगा, इसके ऊपर जाके फोर्स एग्जर्ट करेगा। सपोज कुछ टाइम बाद क्या हो जाते हैं, ये जो टू बॉल्स हैं ये कोलाइड कर जाते हैं एक दूसरे के साथ।
ये जो बॉल है इसके ऊपर F1 फोर्स अप्लाई करेगा, फोर्स F है वो इस सिमत में, और ये जो बॉल है M1 M2 जो है वो इस सिमत में कोई फोर्स अप्लाई करेगा जिसको मैं F प्राइम का नाम दे रहा हूं। फिर क्या होता है, फिर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में दोबारा मूव करना शुरू हो जाएंगे, लेकिन इनकी वेलोसिटीज चेंज हो जाएंगी। पहले इसकी वेलोसिटी v1 थी, बाद में क्या हो जाएगी v1 प्राइम, इसकी v2 थी तो ये हो जाएगी v2 प्राइम। मैसेज तो सेम रहेंगे m1 m2, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। कोई दो बॉल्स हैं, ये जो सिस्टम हमारे पास सपोज कोई आइसोलेटेड सिस्टम है जिस पे कोई एक्सटर्नल एजेंसी एक्ट नहीं कर रही, मतलब आप क्या करते हैं जिस बॉल को ऐसे जब छोड़ देते हैं उस पे कोई आउटर फोर्स नहीं लगेगी। एक बात ये भी आपने याद रखनी है कि v1 जो है इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, v1 की वेलोसिटी ज्यादा है, v2 की कम है, इसलिए ये जाके एक टाइम में क्या हो जाएंगे, कोलाइड हो जाएंगे। जो ये बॉल है इस पे फोर्स लगाएगी F, और बदले में एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन व्हिच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये बॉल भी इस पे फोर्स अप्लाई करेगी जिसको हम F प्राइम का नाम दे रहे हैं। हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ मोमेंटम पढ़ के, सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ मोमेंटम, इन टर्म ऑफ मोमेंटम। वो क्या था, वो था F इज इक्वल टू mvf माइनस mvi ओवर t। इसको अगर मैं F मल्टीप्लाइड बाई t इज इक्वल टू mvf माइनस mvi लिखूंगा तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, m1 के लिए चेंज इन मोमेंटम फाइंड करेंगे, फिर हम m2 के लिए चेंज इन मोमेंटम। बाद में हम देखेंगे आया कि कुलयन से पहले इनका मोमेंटम कितना है और कुलयन के बाद। अगर तो वो कुलयन से पहले इक्वल है कुलयन के बाद, तब क्या होगा बेटा, हम कहेंगे जो लीनियर मोमेंटम है उस आइसोलेटेड सिस्टम का वो क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा, वो कांस्टेंट रहेगा। फॉर बॉल m1, फॉर बॉल m1 के लिए, क्योंकि m1 ये इस पे फोर्स F अप्लाई कर रही है, तो ये आप इसको लिखेंगे F t इज इक्वल टू m1 vf की जगह v1 प्राइम लिखेंगे, और इसकी डायरेक्शन सेम इधर ही होगी जो पहले से जिस डायरेक्शन में ये दोनों बॉल्स हैं। F क्रॉस t इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1, क्योंकि ये होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ये तो आ गया हमारे पास फॉर बॉल m1। इसको मैं अगर इक्वेशन 1 का नाम दे दूं तो ये कैसे अच्छा रहेगा, इस तरह से हम इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। फिर हम फॉर बॉल m2 लेते हैं, फॉर बॉल m2 के लिए जो m2 है ये फोर्स F प्राइम लगा रही है, ये जो m2 है ये फोर्स F प्राइम लगाएगा। F प्राइम एंड क्रॉस t इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम माइनस m1 v1 m2 v2 सॉरी m2 v2, क्योंकि वो होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मोमेंटम का आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, मोमेंटम होता है p इज इक्वल टू mv। अब ये भी mv है, ये भी mv है, मतलब ये क्या है, मोमेंटम है, ये pf है, pi है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम देता हूं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे। बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, बाय एडिंग इक्वेशन
1 and 2। हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। इक्वेशन की इस सेमत वालों को आपस में ऐड करना है, इस साइड वालों को आपस में। f मल्टीप्लाइड बाय t प्लस f प्राइम क्रॉस t इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2। इसको मैं अब लिखता हूं f प्लस f प्राइम इंटू टी, क्योंकि t कॉमन है दोनों में, तो इसको हम f प्लस f प्राइम इंटू टी इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2। अब मैंने बात की एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन व्हिच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, मतलब जितनी फोर्स ये m1 इस पे अप्लाई करेगा उतनी फोर्स m2 इस पे अप्लाई करेगा। वो मैग्नीट्यूड तो सेम होगी लेकिन डायरेक्शन उनकी क्या होगी, अपोजिट होगी। इट्स मीन आप क्या करेंगे, F इज इक्वल टू माइनस एफ प्राइम, F इज इक्वल टू माइनस एफ प्राइम के इक्वल आ जाएगा। अब इसका मतलब f की जगह हम f प्राइम माइनस f प्राइम लिख सकते हैं। थर्ड लॉ के मुताबिक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक। अब इसकी जगह मैं जब माइनस f प्राइम लिखूंगा तो ये जो इक्वेशन बन जाएगी माइनस f प्राइम प्लस f प्राइम into t is equal to m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2 आ जाएगा। अब ये देखें, ये प्लस में है ये माइनस में है, ये क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो जब t से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये पूरी टर्म इक्वेशन के इस साइड पे आ जाएगी। जीरो इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2। अब मैं क्या करता हूं, ये जो माइनस वाले हैं इनको इस साइड पे ले आता हूं, प्लस वाले उधर रहने दें। m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। यहां से आप देख सकते हैं ये जो इस साइड पे है इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे, ये है टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन। ये क्या है, बिफोर कोलिजन है। और दूसरी साइड पे टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन है। तो इसको मैं लिख सकता हूं टोटल मोमेंटम of an isolated system before collision is equal to total momentum of an isolated system after collision. Total momentum of an isolated system after collision. इसका मतलब कोलिजन से पहले जितना मोमेंटम है इस सिस्टम का वो इक्वल है कोलिजन के बाद वाले मोमेंटम के। जितना भी मोमेंटम इस सिस्टम का है वो इसके इक्वल है। तो इससे ये जाहिर हो गया कि जो टोटल लीनियर मोमेंटम है सिस्टम का वो क्या रहेगा, कांस्टेंट।
टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। इसी चीज को हमने प्रूफ करना था कि अगर हमारे पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसका जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये जो आइसोलेटेड सिस्टम है ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, लेकिन ओवरऑल ये जो लॉन्ग है, ये जो क्वेश्चन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये लॉन्ग में आता है। शॉर्ट में अगर आएगा तो आइसोलेटेड सिस्टम होगा, उसकी आपने डेफिनेशन लिखनी है और आप उसकी एक एग्जांपल दे देंगे और फिर आप क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे कि कोई अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसका जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा। ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा है। आई होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।